अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है बच्चों? वालेकुम अस्सलाम मैम। जी आ रही है मैम। अच्छा बच्चे, हम लोग जो है वो लेक्चर भी इंशाल्लाह करेंगे और अपना जो है हम स्केड्यूल इंशाल्लाह आज का डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। तो मैं चाह रही थी आप जो है सारे बच्चे अटेंड कर लें लेक्चर, ताकि हम जो है वो ताकि किसी बच्चे का भी कोई क्लैश ना आता हो बाद में। मैम लिंक तो आपने शेयर कर दिया, अब कर लेंगे बच्चे। सब बच्चों को ही जो है वो मैंने मेल भी कर दिया था, और नेक्स्ट जो लिंक्स होंगे वो मैं आप लोगों को मेल भी कर दूंगी, और एलएमएस पे भी जो है वो स्केड्यूल कर दूंगी मीटिंग्स। ओके मैम। ज़रवा बच्चे, जितने भी आपके आपका इंग्लिश का लेक्चर होता है ना 6 स्लॉट में, यस मैम। तो आपके साथ के जितने भी जो बच्चे हैं, जैसे फ़िज़ा है और एक तो और भी बच्ची है, तो आप लोगों की 7 स्लॉट फ्री होती है? अस्सलाम वालेकुम। यस तो मैम, मैम उसके बाद फ्री होते हैं हम, मतलब इंग्लिश के लेक्चर के बाद। तो फर्स्ट 6 स्लॉट्स में आपकी कोई भी स्लॉट फ्री नहीं है? मैम है, जैसे अभी 11 बजे लेक्चर था, 11 के बजे के बाद अभी लेक्चर है, और इसके बाद 3:30 बजे 6 स्लॉट में है। नहीं, आप ये कह रही हैं कि 11 बजे से लेकर 12:15 तक फ्री होते हैं आप ये कह रही हैं? 11 बजे लेक्चर है, मतलब अच्छा, थर्ड स्लॉट में लेक्चर होता है और 6 में होता है। फिफ्थ में नहीं होता? फिफ्थ में आप फ्री हैं? यस मैम। अच्छा, फिफ्थ लेकिन में मैम फिफ्थ में मैं बिजी होती हूँ ना। आपका कौन सा लेक्चर होता है बच्चे? मैं अपने आई ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ सारे सेमेस्टर 2 के। अच्छा, वो एक मैं फिजियोलॉजी बस अभी तो पढ़ रही हूँ, तो उसकी क्लास होती है मैम जुनैरा के साथ। ठीक है। 2 बजे आप फ्री नहीं हैं, और लाइक सेकंड स्लॉट में भी आपका लेक्चर है? ठीक है, हम देख लेते हैं, नहीं तो हम जो है वो मंडे और थर्सडे की कोई स्लॉट रख लेते हैं जिसमें आप सब लोग फ्री हों। ओके मैम। मंडे और थर्सडे को तो फ्री होते हैं ना आप लोग? यस मैम, वैसे ही ऑफ होता है, मतलब कोई यस लेक्चर नहीं मैम, होता कोई उस दिन। लेक्चर नहीं होता उस दिन। ठीक है, मेरे मंडे और थर्सडे को वैसे 2 लेक्चर्स होते ही हैं, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि अगर आपका जो है वो लाइक ट्यूसडे और फ्राइडे को कोई स्लॉट फ्री नहीं आ रही आप लोगों की, तो हम मंडे और थर्सडे को ही स्केड्यूल कर लेते हैं। उसमें उसमें हमारे पास जो है वो सेकंड स्लॉट होती है, और सेकंड स्लॉट है मंडे, और सेकंड है और फोर्थ है। हाँ जी, सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ में जो है ना वो हम कर लेते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने रिवाइज किए थे? यस मैम। यस मैम। तो उनमें कोई मैम मैंने आपको कहना था कि वो 6 लेक्चर्स नहीं है, मतलब 1 के बाद आपने 4 सेंड किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, मैं अब आपके वो साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं आपके साथ, बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे जो है वो आपको कहा था कि वो 6 लेक्चर्स हैं। मैं आपको बताती हूँ। मैम वो ओके मैम। आपने जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमारा ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स में गया था, हाँ जी, इसलिए आप वो ऐसे फिर ही है। 6 लेक्चर हुए थे। हाँ जी, वो मैं जी। आपको, क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्ड में भी तो बताना होता है ना कि कितने लेक्चर्स हो चुके हैं। तो हमारा जो ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 ना, तो ये इसके 3 पार्ट्स में हमने कवर किया था। 3 लेक्चर्स में हमने इसको कवर किया था। सो दिस इज़ लेक्चर 1, 2 एंड ओके 3। मैम। ठीक है, उसके बाद जो है वो बस हमारा हो ये, गया फिर। हाँ जी, ये लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 एंड और ये 6। 5 6 है। हाँ जी, और हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो 7, लेक्चर 7 होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई कुछ? नो मैम। बस ठीक है। नो मैम।
अच्छा, हमने जो है वो जैसे अब लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं क्लास एट द एंड ऑफ लेक्चर, तो हम जो है वो अपना टाइम टेबल स्केड्यूल जो है वो लेक्चर का वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमने जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोलॉजी पढ़ लिया, उसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ हमने देखी थी। हमने जो है वो बेसिक जो स्टार्ट किया था वो एक्सरे से स्टार्ट किया था। आज का मैं लेक्चर जो है वो खोल लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो चलते हैं आगे। तो हमने जो है वो आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक है। हमने जो है वो ये पढ़ा कि हमने आयोनाइजिंग रेडिएशंस के साथ जो लिंक्ड मोडालिटीज़ हैं हमने वो पढ़ी। हमने जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के साथ लिंक्ड मोडालिटीज़ हैं हमने वो पढ़ी। उसके बाद हमने ये देखा कि साउंड वेव्स यूज़ होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है, इन केस ऑफ एमआरआई, न्यूक्लियर मेडिसिन में जो है वो रेडियो एक्टिव एजेंट्स यूज़ होते हैं। तो एक्सरे में जो हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस थी उसमें जो हमारे पास बेसिक थी दैट इज़ द एक्सरे, और उसमें हमारे पास जो है वो फ्लोरोस्कोपी है, उसमें भी हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, और हमारे पास जो है वो मेमोग्राफी में आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है वो होती हैं। तो पिछले लेक्चर में जो है वो हमने पढ़ा, हमने एक्सरेज के कुछ व्यूज़ पढ़े, हमने अपर लिम्ब को देखा, हमने लोअर लिम्ब को देखा, हमने अब्डोमेन को देखा, हमने पेल्विस को देखा, और चेस्ट एक्सरे को हमने देखा। तो उसी से रिलेटेड ही हम नेक्स्ट तो फ्लोरोस्कोपी बनता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम जो है वो सीटी पे चले जाएं तो आपकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, स्लाइस थिकनेस के हवाले से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपके एक्सरेज और सीटी के व्यूज़ के हिसाब से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको दोनों का जो है वो एज अ कंपैरेटिवली आपको पता चल जाएगा कि जो है वो हमें क्या चीज़ें एक्सरे पे अच्छी नज़र आ जाती हैं और क्या चीज़ें जो है वो सीटी स्कैन पे अच्छी नज़र आ जाती हैं, और कैसे जो है वो सीटी स्कैन हेल्पफुल है हमारे लिए जो है वो एक्सरे से, कैसे ये सुपीरियर मोडालिटी है। तो इसलिए आज का जो है वो हम लेक्चर बिल्कुल वैसे ही हम तमाम मोडालिटीज़ को देखेंगे जैसे हमने एक्सरे को देखा, बेसिक हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका प्रिंसिपल देखेंगे, उसके हम कैसे सीटी स्कैन को जो है वो रीड कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, ये वाली हम इस लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम रीजन वाइज ब्रेन सीटी स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो ब्रेन सीटी स्कैन के अबाउट होगा। उसके बाद जो है वो उसमें मैं इंक्लूड करूँगी अब्डोमेन और थोरेक्स को, जो है वो मैं अब्डोमेन और थोरेक्स का हमारा एक लेक्चर होगा, और उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे पास लिम्स सीटी स्कैन के अबाउट होगा। तो इस तरह से ऐसा होगा कि ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन ये होगा कि आपकी एक मोटी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तमाम रीजन्स के अबाउट, तमाम जो है वो आपके जितने भी हम जो इम्पोर्टेंट हमने जो सीटी स्कैन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, उसकी एप्लीकेशंस, हम कौन सी डिजीज़ के लिए करते हैं, आपकी वो एक अच्छी सी इंशाल्लाह जो है वो आई होप की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसी तरह से हम जो है वो नेक्स्ट हम फ्लोरोस्कोपी करेंगे, मेमोग्राफी करेंगे, तो हम रीजन वाइज में कोशिश करती हूँ कि हर रीजन को ही आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, ताकि जब आप लोग इन डिटेल उन चीज़ों को पढ़ें तो आप जो है वो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो कितने बच्चे आ गए, लेक्चर स्टार्ट करें? हम 12 यस मैम, स्टूडेंट्स आए करंटली हैं। 12 स्टूडेंट्स हैं वैसे। चलिए ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर ही दूंगी। आज का हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द सीटी स्कैन इमेजिंग, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सरे। एक्सरे से जो है वो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो डिराइव होता है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन कंबाइंस अ सीरीज ऑफ एक्सरे इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स and uses computer processing to create cross-sectional images or slices of the bones, blood vessels and soft tissues inside the body. तो हमारे पास जैसे हमारे पास एक्सरे में 2 डायमेंशनल इमेज आती है, या हमारे पास जो है
2D इमेजिंग हम उसको कहते हैं, या हमारे पास जो है हम उसको 2 एक्सिस में देख सकते हैं। लेकिन सीटी स्कैन में क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एक्सरे इमेजेस आ जाती हैं और उनको हम कंबाइन करके प्रोसेस करके कंप्यूटर में जो है उसकी पूरी स्कैनिंग देख सकते हैं। सीटी स्कैन इमेजिंग प्रोवाइड्स मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देन प्लेन एक्सरेज डू। तो हमारे पास जो है वो प्लेन एक्सरेज से ज़्यादा अच्छी इमेजिंग जो है वो हम सीटी स्कैन में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम जो है वो सीटी स्कैन में देख सकते हैं। सीटी स्कैन कैन बी यूज टू विजुअलाइज नियरली all parts of the body and is used to diagnose disease or injury as well to plan medical, surgical or radiation treatment। तो हम जो है वो इससे बॉडी के तमाम पार्ट्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं विद सीटी स्कैन। हम डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, हम मेडिकल सर्जिकल प्लानिंग, जब भी हमारे पास जो है वो कोई ऐसा पेशेंट आता था जिसकी सर्जरी प्लान होनी होती थी, तो उससे पहले जो है वो कंसल्टेंट अगर वो अगर ब्रेन की सर्जरी होनी थी तो न्यूरो सर्जन आके हमारे पास सीटी स्कैन देख के जाता था। क्योंकि सीएमएच में अभी तक पैक्स की सहूलत हमारे पास नहीं थी कि हम अपना जो है पैक्स के अबाउट तो मैंने आपको बताया हुआ है ना कि व्हाट इज़ पैक्स, कि नहीं बताया हुआ? नो मैम। नहीं बताया हुआ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। बेटा हमारे पास ऐसा होता है कि रेडियोलॉजिकल सिस्टम में, बल्कि रेडियोलॉजी तो इंटरलिंक्ड है ना पैक्स से। ऐसा होता है कि हमारे पास जब भी लाइक जैसे मैं आपको पंजाब के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एग्जांपल दूँ। लास्ट टाइम ऐसा हुआ 2-3 इयर्स बैक कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो तमाम हॉस्पिटल्स में उसने एक सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जिसमें पेशेंट को एक एमआर नंबर जो है वो जारी किया जाता था। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट कार्ड होता है या हमारा एम्प्लॉय कोड होता है, उस पर हमारा सारा डाटा जो है वो सेव हो जाता है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। तो पंजाब गवर्नमेंट जो भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता था उसका एक एमआर नंबर जारी किया जाता था। उस एमआर नंबर पे ही जो है उसके तमाम लैब रिपोर्ट्स होती थी, तमाम रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स होते थे, जितनी भी उसकी जो है वो हिस्ट्री थी, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शंस थी, वो उसके जो है वो कंप्यूटराइज्ड डिजिटल फॉर्म में जो है वो उस एमआर नंबर पे चीज़ें सेव हो जाती थी। अब ऐसा होता है कि अगर समटाइम्स अगर यहाँ पे किसी ने सर्विसेज हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया है अब उस एमआर नंबर पे, तो वो एमआर नंबर जो है वो एक मोबाइल ऐप होती थी डॉक्टर्स के लिए ना, तो वो डॉक्टर्स के सेलफोन में होती थी। उस एमआर नंबर पे पेशेंट्स अपना डाटा भी देख सकते थे और डॉक्टर भी अपने पेशेंट्स का डाटा देख सकते थे। लेट्स सपोज कि वो इस्लामाबाद के या पिंडी के किसी हॉस्पिटल में गया या किसी पंजाब के किसी दूर दराज किसी और हॉस्पिटल में गया, तो उस एमआर नंबर पे वो डॉक्टर उसका पिछला तमाम डाटा निकाल लेते थे। तो ये तो एक चीज़ होती है ना कि जो पेशेंट का जो एमआर नंबर होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक पैक्स का सिस्टम होता है। हॉस्पिटल के अंदर भी जो है वो एक पेशेंट को एमआर नंबर जारी किया जाता है जिस पे उसकी तमाम लैब रिपोर्ट्स, तमाम रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स और जितनी भी उसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जो है वो उस एमआर नंबर पे होती हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट मॉनिटर्स लगे हुए होते हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में डिफरेंट मॉनिटर्स और सिस्टम्स लगे हुए हैं। उसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स हैं, तो अगर एक पेशेंट जो है वो जो है वो किडनी स्टोन के साथ अगर एक पेशेंट आया और उसने यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में चेक करवाया, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि इनका सीटी स्कैन और एक्सरे करवा के लाएं या अल्ट्रासाउंड करवा के लाएं। पेशेंट जब रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाएगा सीटी स्कैन के लिए, एक्सरे के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसकी सारी जो रिपोर्ट्स हैं उस एमआर नंबर पे जब अपलोड होंगी तो यूरोलॉजी वालों को के पास उसको अपनी रिपोर्ट लेके नहीं जानी पड़ेगी, वो उनके सिस्टम में उस एमआर नंबर पे उनके पास आ जाएगी। इसी तरह जितने भी हॉस्पिटल के अंदर सिस्टम्स होते हैं तो उन सब के पास ऑपरेशन थिएटर्स में हर जगह जो है वो उस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस चली जाती हैं, तो डॉक्टर्स को सहूलत होती है कि ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो उन चीज़ों का साथ देख के उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट की मैनेजमेंट करते हैं। तो हमारे पास अभी तो ये जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो सहूलत नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अच्छे सेटअप्स हैं वहाँ पे जो है वो ये सहूलत होती है कि पेशेंट को एक जगह अपनी रिपोर्ट्स जो है वो लेके हर जगह नहीं घूमना पड़ता, बल्कि सिस्टम्स पे जो है उनकी रिपोर्ट्स अपलोड हो जाती हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है। पैक्स को बेसिकली पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसी तरह से डाइकम इमेजिंग है, पैक्स है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है इन चीज़ों को देख लेंगे, लेकिन आपको मैंने सोचा कि थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। अब यहाँ पे मैंने जिक्र
जिक्र इसलिए किया था दैट के हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स आके सीटी स्कैन देख के जाते थे, क्योंकि उनके पास पैक्स की सहूलत नहीं होती थी। तो ऐसा होता है कि किसी भी सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले, मेडिकल मैनेजमेंट से पहले जो है वो डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि जो है वो पेशेंट की सीटी स्कैन्स देखते हैं, एमआरआई स्कैन्स देखते हैं, ताकि वो जो है बेटर वे से पेशेंट की मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो रॉन्जन ने जो है वो एक्सरेज डिस्कवर किए थे, लेकिन गॉडफ्रे एंड हाउंसफील्ड एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो कंप्यूटर टोमोग्राफी, ओरिजिनली नोन एज कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, कैट और सिटी स्कैन एंड बॉडी सेक्शन रेटिनोग्राफी भी इसको जो है वो कहा जाता है, डिजाइन बाय गॉडफ्रे एंड हाउंसफील्ड टू ओवरकम द विजुअल रिप्रेजेंटेशन चैलेंजेस इन रेडियोग्राफी एंड कन्वेंशनल टोमोग्राफी। तो गॉडफ्रे ने जो है वो इसको इन्वेंट किया, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो रेडियोग्राफी में और कन्वेंशनल टोमोग्राफी में जो चैलेंजेस थे उससे वो चीज़ जो है वो ओवरकम हो गई। गॉडफ्रे हॉर्न्सफील्ड विद हिज इनिशियल वर्किंग प्रोटोटाइप सिटी मशीन, तो पहले जो हमारे पास सिटी टाइप मशीन्स थी, जो इनिशियल सिटी स्कैनिंग मशीन्स थी, वो जो है वो इस तरह से होती थी। ये इसकी जो है वो इंटरनल साइट है, इसमें हमारे पास जो है वो एक बेसिकली जनरेटर होता है, जैसे हमारे पास एक्सरे में जनरेटर है, स्कैन फ्रेम, एरे ऑफ द डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। डिटेक्टर्स का काम जो है वो डिफरेंट एक्सरे इमेजेस को जो है वो डिटेक्ट करना होता है। एक्सरे ट्यूब बेसिकली जिसने एक्सरेज को जनरेट करना है, अपर्चर, गैंट्री। जनरेटर्स जो है वो हमारे पास एक जनरेटर नहीं होता, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और हमारे पास जो है वो पेशेंट टेबल होता है, बेसिकली ये उसका इंटरनल सेक्शन है। एक्सटर्नल सेक्शन भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, शायद वो नीचे चला गया कहीं गलती से, चले मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है वो इसका ये उसका जो बेसिकली जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और इंटरनली जो है वो हमारे पास उसका मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है। तो बच्चों यहाँ तक कोई मुश्किल? नो मैम। ठीक है, आगे चलें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हमारे पास जो है वो सीटी स्कैन के अंदर जो है वो रोटेटिंग जो है वो डिटेक्टर्स भी हो सकते हैं, और जो है वो हमारे पास स्टैटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इस तरह से जो है वो हमें सीटी स्कैन नज़र आती है। सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन में डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि सीटी स्कैन के मशीन शॉर्टर होती है, इसमें पूरी की पूरी जो है वो ऐसे गेंट्री नहीं होती कि उसके अंदर ही पूरा पेशेंट आ जाए, बल्कि जिस एरिया का हमने स्कैन करना होता है सिर्फ उसी एरिया को ही हम जो है वो इनसाइड द गेंट्री जो है वो रखते हैं। तो हमारे पास रोटेटिंग एक्सरे सोर्स भी हो सकती है और स्टैटिक भी हो सकती है। ये मशीन टू मशीन ये चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। डिटेक्टर्स ने बेसिकली जो है वो एक्सरेज को डिटेक्ट करके जो है वो मॉनिटर तक, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट तक जो है वो सेंड करना होता है। ठीक है, अब चीज़ ये है कि हमारे पास हमने ये नहीं पढ़ा अभी स्टिल, हमने ये नहीं देखा कि एक्सरेज में जो है वो कोई कंट्रास्ट यूज़ हो रहा था। तो बेसिकली सीटी स्कैन के अंदर भी जो है वो हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज भी आ जाती है, लेकिन उसके साथ हम कंट्रास्ट भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में अभी भी जो है वो मैनुअली कंट्रास्ट दिया जाता है, लेकिन लाइक जैसे हम लोग, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो हम लोगों के वहाँ पे पावर इंजेक्टर्स जो है वो सीटी स्कैन मशीन के साथ अटैच्ड नहीं होता था। जो हमारा टीचिंग हॉस्पिटल था उसमें नहीं था, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद में मैंने काम किया तो मशीन के साथ यहाँ पे लाहौर में भी एडवांस्ड मशीन्स के साथ जो है वो अटैच होता है पावर इंजेक्टर। उसमें बेसिकली अगर हमने पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट करना हो तो हमारे पास जो है वो ये सहूलत होती है कि हम मोनीटर से जो है वो कमांड देते हैं। प्रेशर इंजेक्टर में बेसिकली अगर पेशेंट को कंट्रास्ट देना हो तो हम जो है वो कंट्रास्ट फिल कर देते हैं। ठीक है, जो कंट्रास्ट की हमारे पास ड्रिप्स होती हैं उसमें हम कंट्रास्ट फिल कर देते हैं, और जितनी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उतना हम फिर जो है वो कमांड दे के पेशेंट में कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें हमें जो है वो मैनुअली कैनोला में या कैथीटर में जो है वो कंट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करना पड़ता। तो ये एडवांस्ड टाइप में प्रेशर इंजेक्टर्स भी हैं। कंट्रास्ट क्यों यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। Plain radiography involves X-rays that passes through the patient and create an image directly on a photographic film. तो हमारे पास X-rays में जो है वो हम जब हम X-rays को पास करते हैं तो डायरेक्टली ही जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे उनकी इमेज जो है या उनका जो स्केच है वो कैप्चर हो जाता है। इमेज इज बेसिकली अ शेडो। तो हमारे पास जो इमेज आती है बेसिकली वो शेडो होती है। शेडो गिव यू एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शेप। तो हमारे पास जो शेडो आता है वो इनकम्प्लीट पिक्चर होती है, उसमें डिटेल्ड
डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती। Thus, a three-dimensional structure is depicted on a two-dimensional plane, giving rise to disturbing superimposition. तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी क्या है, 3D सोर्स है, ठीक है। हमारे पास ह्यूमन बॉडी 3 डायमेंशनल सोर्स है, लेकिन उसकी जब 2D हम इमेजिंग बनाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चीज़ें क्या हो जाती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, जिस वजह से हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। यहाँ तक समझ आ गई या क्लियर है? आगे चलूँ? यस यस मैम। मैम। वॉइस की आवाज़ नहीं आ रही। CT completely eliminates the superimposition of images of structure outside the area of interest. तो हमारे पास जो CT स्कैन है उसने चीज़ों की सुपरइम्पोजिशन को ख़त्म कर दिया है। जैसे कि मैं अगर ब्रेन CT स्कैन की अगर एग्जांपल लूँ तो मैं ये देखना चाह रही थी कि मैं मिड ऑफ ब्रेन देखना चाहती हूँ, मैं मिडिल साइड देखना चाहती हूँ ब्रेन की। तो अगर मैं इंटीरियरली उसकी इमेजिंग करूँगी तो वो जो है वो फ्रंटल लोब उसको सुपर इम्पोज करेगी। अगर मैं ब्रेन की जो है वो पोस्टीरियर से इमेजिंग करूँगी तो उसके जो ऑक्सीपिटल लोब है वो उसको कवर कर देगी। लेकिन मैं मिडल ऑफ ब्रेन अगर देखना चाहती हूँ तो CT स्कैन की जो है वो सुपर इम्पोजिशन उसकी ख़त्म कर देगी। मिड ब्रेन जो है वो बेसिकली 2 सेंटीमीटर का होता है और वो CT स्कैन पे ही अच्छा नज़र आता है। वो हम जब CT ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको इन डिटेल बताऊँगी। लेकिन बेसिक मकसद आपको समझाने का था कि हमारे पास जो सुपर इम्पोजिशन स्ट्रक्चर्स की होती थी रेडियोग्राफी के अंदर, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर CT स्कैन में वो चीज़ खत्म हो जाती है। द वर्ड टोमोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टोमोस स्लाइस इन ग्राफिंग टू राइट। डेफिनेशन इमेजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एनालाइजिंग इट्स स्लाइसिस। तो हम जो है वो उसके डिफरेंट स्लाइसिस होते हैं, ये उसकी एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आप ब्रेन के डिफरेंट स्लाइसिस करें, जो कि हमारे पास CT स्कैन में हम डिफरेंट स्लाइसिस में इस तरह से उसका हर एक सेक्शन जो है वो देख सकते हैं। Cross section slices, think like looking into a loaf of bread by cutting it into thin slices and then viewing the slices individually. तो हमारे पास ऐसे ही होता है कि हमने जो है वो एक जैसे लोफ ऑफ ब्रेड, पूरी ब्रेड हो तो उसका हर एक स्लाइस अलग करके देख सकते हैं। तो CT स्कैन में भी हमारे पास जो है ये कैपेसिटी होती है, ये अवेलेबिलिटी होती है कि हम उसका हर एक स्लाइस जो है, हर एक सेक्शन को कट करके जो है उसको उसका डीप एनालिसिस कर सकें। कोई मुश्किल यहाँ तक? नो नो मैम। मैम। Oh, ma'am. Because of inherent high contrast resolution of CT, हमारे पास जो है वो इसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है वो रेडियोग्राफी से हम यहाँ पे कहेंगे कि हाईएस्ट है। वैसे कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है वो MRI की अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे हम इन कंपैरिजन विद रेडियोग्राफी पढ़ रहे हैं, एक्सरेज पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इसकी जो हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है वो एक्सरेज से ज़्यादा है। टिश्यूज दैट डिफर इन फिजिकल डेंसिटी बाय लेस देन 1% कैन बी डिस्टिंग्विश। तो इसमें हम जो है वो लेस देन 1% टिश्यू डिफरेंशिएशन भी जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स क्विकर स्कैन्स, इज एबल टू इमेज बोन डायरेक्टली, shows the presence of calcification better and is the modality of choice in patients with suspected metallic orbital foreign bodies। तो हमारे पास जो है यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटल फॉरेन बॉडीज की बात की गई है, लेकिन वैसे भी कोई भी फॉरेन बॉडी है, लाइक किसी को गन शॉट लग गया है, समटाइम्स जो है वो जो हमारे पास बुलेट्स के पीसीस जो हैं वो किसी भी बोन के अंदर रिटेन हो जाते हैं, मसल्स के अंदर रिटेन हो जाते हैं। हमारे पास जब व्हेन आई वाज इन प्रैक्टिस तो हमारे पास जो है वो बॉर्डर एरियाज से लोग आते होते थे, जिनको बहुत ज़्यादा, आई डोंट थिंक सो आपको आइडिया होगा या नहीं, एक तो फुल बुलेट होती है और एक उसके छोटे छोटे पीसीस होते हैं। आई डोंट नो कि उसको इंग्लिश टर्म में क्या कहते हैं, बट ऐसा पैलेट फॉर्म, पैलेट शॉट्स का आपको पता है? अक्सर इमेजेस आती रहती हैं कि किसी बहुत ज़्यादा शॉट्स लगे होते हैं किसी की पेशेंट की बॉडी में। कभी आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है? मैम सुना है बट देखा नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास जो है वो कश्मीर में इस तरह की इमेजेस आती हैं कि पैलेट गन शॉट्स उसको कहते हैं, मुझे याद आ गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। शो हो रही है आपको पिक्चर? यस Yes, मैम। ma'am. तो इस तरह से जो है वो हमारे पास इसको पैलेट गन शॉट्स कहते हैं, ठीक है।
तो ऐसा होता है कि हमारे पास जब पेशेंट्स इस तरह की कंडीशंस के साथ आते हैं तो सीटी स्कैन हम करते हैं ताकि हम देखें कि ये देखें, अगर आप इस पेशेंट की बॉडी देखें, हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते थे, छोटे बच्चे भी आते थे, जो है वो बड़े लोग भी आते थे। तो इस तरह से उनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फॉरेन मेटेलिक फॉरेन जो है वो हमें मिलती थी बुलेट्स। तो ये फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये बेसिकली ये 3D इमेजिंग है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये 3D इमेजिंग है, लेकिन अगर हम इसका सिटी स्कैनिंग में देखें तो हमारे पास ये वाइट कलर की, ब्राइट कलर की जो है वो शो हो रही थी। बेसिकली ये भी सिटी स्कैन की ही इमेज है, सिटी स्कैन की 3D इमेजिंग है। लेकिन अगर हम इसको हम देखेंगे भी फॉरेन बॉडीज तो उसमें आपको ये ब्राइट कलर की नज़र आ रही होती है। ठीक लाइक है, मैम जैसे मेटालिक कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आता है। हाँ जी, ऐसे ही जो है वो हमारे पास ये मेटालिक नज़र आ रही होती है, तो इसको जो है वो पैलेट गन शॉट्स कहते हैं। तो इस तरह से फॉरेन बॉडीज़ हैं, या वैसे भी इसके अलावा कॉइन्स वगैरह जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं, या समटाइम्स जो है वो सर्जिकल, जिन पेशेंट्स की सर्जरी होती है और डॉक्टर्स जो है वो अपने जो है वो निकालना भूल जाते हैं, सीजर्स अंदर रहने दे देते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो ये सीटी स्कैनिंग बड़ी जो है वो वैलिड है और बड़ी अच्छी इसकी जो है वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाती है। हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। तो मेटालिक फॉरेन बॉडीज से हम जो है वो पढ़ रहे थे। CT scan generally more widely available and cheaper allows us to discern the location, extent and configuration of the lesion and lesion's effect on adjacent structures। तो हमें जो है वो उसका लियन है, अगर किसी के ब्रेन में लियन है, एब्डोमेन में लियन है, तो उसका हमें एक्सटेंट पता चल जाता है, उसकी बॉर्डर्स पता चल जाती हैं, उसके लियन ने कहीं सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को तो अफेक्ट नहीं किया हुआ, वो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। इन एडिशन, knowing the precise location of a lesion, it facilitates planning of an appropriate surgical approach to minimize the morbidity। तो हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज कि अगर आई के साथ कोई लियन है, आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, ब्रेन में कोई लियन है, तो उसमें हमें काफ़ी हेल्प आउट मिल जाती है कि हमने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे बचा के जो है वो सर्जरी करनी है या सर्जरी प्लान करनी है। ठीक है, CT scan machine principal X-rays are attenuated on their way through tissue due to absorption of the energy. Different tissues provide different degrees of X-ray attenuation, and it is the property that forms the basis of CT imaging technique. CT machine combines X radiation and radiation detectors coupled with a computer to create cross-sectional image of any part of the body. Basically इसमें ये बताया गया है कि एक्सरेज जो है वो एटीन्यूएट हो जाती हैं बॉडी के अंदर। आफ्टर द एटीन्यूएशन जो है वो एनर्जी जो अब्जॉर्ब होती है, कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एक्सरेज जो है वो पास आउट हो जाती हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक्सरेज और डिटेक्टर जो है वो जब रिसीव होती हैं डिटेक्टर्स पे, तो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसके क्रॉस सेक्शनल व्यूज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो चीज़ें ऐड नहीं की, फ़िज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें ऐड नहीं की। आप लोग CT स्कैन में फ़िज़िक्स जब पढ़ेंगे तो आपको तब भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बेसिकली दिस इज़ द डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ सब्जेक्ट, तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस की तरफ हम रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम फिज़िक्स भी करें तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐड कर दिया करूँ ज़्यादा फिज़िक्स, या नो नो मतलब नो नो मैम नो। यहाँ तक ठीक है? हाँ मैम ऐसे ठीक है। बाकी बच्चे क्या कहते हैं? मैम ऐसे ठीक है। ठीक है, क्योंकि मुझे सही तो है कोई मैम। मतलब हम लोग दो चीज़ें अच्छी पढ़ सकते हैं, या हम फिज़िक्स अच्छी पढ़ सकते हैं या हम डायग्नोसिस अच्छी पढ़ सकते हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि फ़िज़िक्स तो आप लोग हर सब्जेक्ट के साथ ही पढ़ेंगे। लाइक आप जब एक्सरे पढ़ते हैं तो आप एक्सरे की फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड की फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट की आप अलग से फ़िज़िक्स पढ़ते हैं। तो मैं अपना मेन फोकस जो है वो डायग्नोसिस की तरफ ही जो है वो रखना चाहती हूँ। तो the X-ray tube of the CT machine emits a thin collimated fan-shaped beam of the X-rays that are attenuated and they pass through the tissues. They are detected by an array of the special detectors। जो है वो हमारे पास जो है वो इन सर्कल में जो डिटेक्टर्स होते हैं, तो हमारे पास जो है वो फैन शेप बीम होती है एक्सरेज की, और उसके बाद क्या है कि हमारे पास डिटेक्टर्स में जो है वो डिफरेंट स्लाइसिस की जो एक्सरेज हैं वो हमारे पास डिटेक्टर्स में रिसीव होती हैं, और आफ्टर कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास
शो होती हैं इन डिफरेंट प्लेन्स में। बेसिकली मैंने आपसे अभी बात की कि हमारे पास जो है वो फेन शेप बीम होती है, तो वो इस तरह से जो है वो एक्सरे ट्यूब फेन शेप में जो है वो बीम को जो है वो एमिट करती है, और हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिटेक्टर्स जो अराउंड द पेशेंट बॉडी होते हैं वो रिसीव करते हैं एज द एक्सरे बीम इज स्कैन्ड अराउंड द बॉडी फॉर्मिंग मेनी व्यूज। द डेटा रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी फॉर लेटर इमेज रिकंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में डेटा रिसीव हो जाता है। उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट स्लाइसिस में हम उसको देख सकते हैं। A complete scan is formed by rotating the X-ray tube completely around the body and projecting many views। हमारे पास complete scan कब होता है? रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब जब कंप्लीट हो जाती है, मेनी व्यूज उसके टेकन हो जाते हैं। ईच व्यू प्रोड्यूसेस वन प्रोफाइल और लाइन ऑफ द डेटा। हमारे पास जो है वो जो हमारे पास हर व्यू है वो एक प्रोफाइल और लाइन ऑफ द डेटा हमारे पास इस तरह से। अगर आप देखें हमारे पास लेट सपोज कि हमारे पास ये एक ऑर्गन पड़ा हुआ है, हम इसकी इमेजिंग कर रहे हैं, तो हर एक स्लाइस का हर एक जो हमारे पास सेक्शन होगा उसका डेटा इस तरह से लाइंस में हमारे पास जो है वो कंप्यूटर के पास आएगा। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर प्रोसेसिंग हमें हर स्लाइस इस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप नज़र आ रहा होता है। द कंप्लीट स्कैन प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट डाटा सेट। हमारे पास जो कंप्लीट स्कैन होता है वो एक पूरा डाटा सेट की फॉर्म में आता है। इन प्रिंसिपल वन स्कैन प्रोड्यूसेस डाटा फॉर वन स्लाइस इमेज, हाउएवर विद स्पाइरल हेलिकल स्कैनिंग दिस इज नॉट ट्रू। तो हमारे पास जो है वो दो किस्म की सिटी स्कैनिंग होती है, वन इज द हेलिकल एंड अदर इज द स्पाइरल। टेक्निकल टर्म्स में हमारे पास हमारे पास जो मेन टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं सिटी स्कैन में, दैट इज़ वॉक्सल, एक्सरे प्रोजेक्शन, मैट्रिक्स, पिक्सल, विंडो एंड विंडो लेवल। अब बच्चे यहाँ पे हमने क्यों कहा कि हमें जो है वो पिक्सल, मैट्रिक्स और वॉक्सल की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमारे पास जो है वो डिटेल इमेजिंग आई है, हर सेक्शन की हर स्लाइस की डिफरेंट इमेजिंग होती है। तो इसलिए जैसे आप लोग अब सब लोगों के पास ही स्मार्टफोन है, तो आप लोग कम पिक्सल्स का जो कैमरा है उस वाला फ़ोन लेना पसंद करते हो या मैक्सिमम पिक्सल्स वाला? मतलब लाइक एक अगर आपको मैं ऑप्शन दूं तो आप 3 MP या 3 मेगापिक्सल या 30 मेगापिक्सल में से कौन सा कैमरा लेना पसंद करोगे? 30 मेगा। 30 मैम मेगापिक्सल। 30। तो जितना अब हमारे पास जब ये चीज़ बहुत मैटर करती है, पिक्सल, मैट्रिक्स जो है, ये जो चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि इन्होंने पिक्चर फॉर्मेशन में रोल प्ले करना होता है। हम इसको देखते हैं, यूनिट एटीन्यूएटिंग वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अब वॉक्सल किस चीज़ को कहते हैं कि वो यूनिट जिसने वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल को एटीन्यूएट करना है। एक्सरे प्रोजेक्शन, सिंगल एटीन्यूएशन मेजरमेंट्स जो है उसको रे प्रोजेक्शन कहते हैं। मैट्रिक्स, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास हर लाइन में ऐसे लाइंस में जो है वो एनालॉग, जब भी आप कोई भी इमेजिंग होती है, अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें, अगर हम एमआरआई की बात करें, अगर हम जो है वो पेट स्कैनिंग की बात करें, तो जितना भी हमारे पास डिटेक्टर्स के अंदर सिग्नल रिसीव होता है वो एनालॉग फॉर्म में रिसीव होता है, वो डिजिटल में नहीं होता। उस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बाद जो है वो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर अप्लाई होने के बाद जो है वो हमें जो है उसके डिफरेंट प्लान्स नज़र आते हैं। यूजुअली अगर आप कभी आप लोगों का अगर आप लोगों को इत्तेफाक हुआ हो न्यूक्लियर मेडिसिन रूम में जाने का, जहाँ पे गैमा कैमरा या स्पेक्ट कैमरा लगा होता है, तो वहाँ पे क्या जो हमें सिग्नल रिसीव हो रहा होता है वो एनालॉग फॉर्म में रिसीव होता है, डिफरेंट हिंसों में रिसीव हो रहा होता है, डिफरेंट सेक्शंस में रिसीव हो रहा होता है। तो उसके बाद आफ्टर कंस्ट्रक्शन ही हम उसको डिफरेंट एंगल्स से देख सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक डाटा आता है, जो हमारे पास डाटा जब तक हम उस पर सॉफ्टवेयर अप्लाई नहीं कर लेते तो तब तक हमारे पास वो डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। उसको हम उस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को हम मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट पिक्चर एलिमेंट, तो हमारे पास जिस फॉर्म में जो है वो शो हो रही होती है, स्कैन शो हो रहा था, उसको पिक्सल कहते हैं। विंडो, चूजिंग द नंबर ऑफ ग्रे शेड्स फॉर डिस्प्ले, कि हम कौन से शेड्स जो है वो चूज कर रहे हैं। विंडो लेवल, द नंबर एट विच द विंडो सेटिंग इज सेंटर्ड, तो हमने विंडो की सेटिंग कौन सी करनी है। अभी हम विंडो लेवल और ये चीज़ें भी इन डिटेल देखते हैं। वैसे मैं आपको विंडो का ओवरव्यू दे दूं, हमारे पास होता ही है कि अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ ग्रे मैटर को देखना चाहती हूँ,
तो मैं जो है वो ग्रे मैटर की विंडो सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं मुझे सिर्फ बोन नज़र आए, तो ऐसा होगा कि मुझे उसमें जो है वो बाकी सारी चीज़ें मास्क हो जाएंगी, तो मुझे सिर्फ बोन नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप लोग डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी पढ़ेंगे, आई मीन जब आप लोगों का एंजियोग्राफी का सब्जेक्ट होगा या मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कि अगर हम वेजल्स को देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ वेजल्स की विंडो सेलेक्ट करते हैं। अगर हम जो है वो बोन को साथ देखना चाहते हैं तो हम वेजल और बोन की विंडो सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट विंडोज़ के कि हम उसमें जो है वो हम किस एरिया को देखना चाहते हैं, बोन को देखना चाहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को देखना चाहते हैं, ग्रे मैटर को देखना चाहते हैं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उन पर सिलेक्ट करके हम जो है वो उनको बेटर व्यू में देख सकते हैं। उसमें बाकी चीज़ें मास्क हो जाती हैं और हम सिर्फ हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें नज़र आता है। समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। बाकी बाकी बच्चों को भी समझ आ यस गई है? मैम। यस मैम। यस मैम। कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें? नो मैम। अच्छा मेरे बच्चों, ऐसा नो होता है कि मैम। हमारे पास जो है वो डिफरेंट सिटी नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जब आप लोग ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे कोई है तो नहीं, आई विल ट्राई कि मुझे कोई वीडियो मिल जाए ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि हम सिटी नंबर्स को कैसे देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप दुआ करें कि मुझे जो है वो मिल जाए ताकि आपको ये सिटी स्कैन नंबर्स लर्न करने में आसानी हो जाए। अ, गुड हो गया। एक मुझे जो है वो मिल गया है, एक वीडियो मिल गई है। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं फिर आपको जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल्स में सिटी नंबर्स भी बताती हूँ। आप लोग को वीडियो शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। CT scans of the head in the emergency department. You are looking for acute and often obvious defects. Having a systematic way of reading these types of scans will help you read CT scans of the head more efficiently and prevent you from missing obvious neuropathology. A useful mnemonic which can be used is blood can be very bad. CT scans of having healthy emergency department. You are looking. अच्छा बच्चों, ऐसा होता है कि हमारे पास जब भी बेटा अभी आई थिंक 145 तक भी एक जमात होती है, तो अगर आप लोग होल्ड ऑन कर सकते हैं तो आप बाद की जमात के साथ जो है वो जुमा पढ़ लें, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोग को बता रही थी कि जब भी हम कोई सिटी स्कैनिंग, जब भी हम मॉनिटर पे जब बैठते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे पास इस तरह से हम अपने मॉनिटर से सॉरी हम अपने मॉनिटर पे इस तरह से जो है वो इस तरह से ही हमें शो होते हैं डिफरेंट स्लाइसेस। बेसिकली ये एक्सियल प्लेन है, लेकिन अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये मेरे पास मिड ऑफ ब्रेन सॉरी अगर ये मेरे पास जो है वो सेरिब्रम नज़र आ रहा है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये बेसिकली जो है वो सबसे सुपीरियर पार्ट है ब्रेन का, मैं इसके बेस में देखना चाहती हूँ या मैं इसके जो है वो वेंट्रिकल्स देखना चाहती हूँ। तो बेसिकली दिस इज़ द ब्रेन बेस ऑफ जो है वो ब्रेन है। यहाँ पे हमें डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं, साइनसेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बैक पे हमें सेरिब्रम नज़र आ रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट स्लाइसिस में हम जो है कहीं पे भी हम ये तो एक
वीडियो है इसमें तो बहुत फास्टली ये चल रहा है, लेकिन आराम से हम हर एक स्कैन को जो है वो देखते हैं, हर एक सेक्शन को, हर एक स्लाइस को हम जो है वो डिफरेंट एंगल्स में देखते हैं। तो अब होता ऐसे है कि समटाइम्स अब मैं आपको सीटी नंबर से पहले ये वीडियो क्यों दिखाना चाहती थी, लेट सपोज कि मेरे पास जो है मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये सस्पिशन आ रही है कि कहीं पे ये कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑप्शन ये होगा कि मेरे पास मॉनिटर पे ये चीज़ शो हो रही होगी, तो मेरे पास ये ऑप्शन होता है, वहाँ पे लिखा होता है साइड पे सीटी नंबर्स। मैं वहाँ से सीटी नंबर्स यहाँ पे अप्लाई करके देखूंगी, तो वो सीटी नंबर्स की जो रेंज है वो मुझे बताएगी कि आइदर इट इज़ अ वाटर, आइदर इट इज़ अ CSF, आइदर इट इज़ अ कैल्सिफिकेशन और फैट और ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो हमारे पास क्या होता है कि ये सीटी नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग हम यूज़ करते हैं, और हम पता चलाते हैं कि जो है वो एयर का जो है कौन सा सीटी नंबर है, वाटर का कौन सा सीटी नंबर है। जब भी हमें कोई ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग हमें जो है वो कोई सस्पिशन नज़र आ रही होती है या हमें चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन नंबर्स। ठीक है। यस मैम। अच्छा, मैं आप लोगों को तो हमारे पास जो है वो एयर का जो है वो -1000 है, जो है वो हमारे पास वाटर 0 उसका होता है। तो 0 से लेके 15 तक आपको जितने भी जो है वो आ रहे होते हैं, नंबर्स आ रहे होते हैं, तो वो वाटर और CSF की कैटेगरी में होते हैं। ब्लड 40 to 70, कैल्सिफिकेशन 140 to 200, फैट -50 to -100, ग्रे मैटर 32 to 45 एंड वाइट मैटर 20 to 30। तो जब हमने ग्रे मैटर और वाइट मैटर की डिफ्रेंशिएशन भी देखनी हो तो हम सीटी स्कैन नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं अहमद, मैं ये चाह रही थी कि आप सब लोगों से, आप लोग सब लोग प्रेजेंट हो, फिर मैं आप लोगों की जो है वो स्लॉट्स ले लूँ। उसके बाद मैं आप लोग चाह रही थी आज का लेक्चर सब लोग ले लें, और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो है वो अपना लेक्चर लिया करें। इसलिए अगर आप फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं तो आप बेशक लीव कर दें। मोहम्मद अहमद, कौन सा बच्चा मुझे जो है वो चैट बॉक्स में मैसेज कर रहा था? अच्छा बच्चों, यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गई ये चीज़ें? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हम जो है वो आप लोगों को जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी थी मैंने कि दैट हाउ वी रीड CT scans और हाउ वी रीड different structures on CT scanning. Window level and width. Window width, range of the CT numbers displayed with shades of grey ranging from black to the white. तो हमारे पास जो है वो विंडो विड्थ जो बेसिकली होती है कि वो रेंज ऑफ CT नंबर्स होती है, कि उसमें जो है वो हमारे पास कितने शेड्स ऑफ जो है वो ग्रे आ रहे होते हैं। सीटी नंबर्स टू विंडो वाइट एंड बिलो आर ब्लैक। विड्थ कंट्रोल एडजस्ट द रेंज ऑफ सीटी नंबर्स, डिस्प्ले विद कंट्रास्ट, रिड्यूसिंग विंडो विड्थ इंक्रीजेस द इमेज कंट्रास्ट। तो हम जो है वो जब विंडो की विड्थ को जो है वो हम कम करते हैं तो हमारे पास जो है वो कंट्रास्ट ज़्यादा बेटर अच्छा नज़र आने लग जाता है, और उससे हमारी इमेज क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है। विंडो लेवल डिस्क्राइब्स द सेंटर ऑफ द स्केल। CT has a very high contrast sensitivity as a window can be set to enhance very small tissue density differences. तो हमारे पास जो है वो CT में जो है वो हाई कंट्रास्ट सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट जो है वो डेंसिटीज, स्मॉल टिश्यू डेंसिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। अगर हमारे पास अगर आप ये इमेज देखें तो हमारे पास इम्प्रूविंग पिक्चर क्वालिटी में हमारे पास रिड्यूस पिच होती है, स्मॉल डिटेक्टर साइज एंड देयरफॉर स्मॉल रे साइज एंड स्मॉल वॉक्सल साइज। जैसे आप अगर आप देखें तो आपके पास जितनी आपकी MPs मेगापिक्सल्स ज़्यादा होते हैं इतना ही आपकी पिक्चर अच्छी आती है। ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। जितने आपके पिक्सेल्स कम होंगे उससे क्या होगा कि आपके पिक्सेल्स कम होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी हमारे पास अच्छी नहीं होती। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो वॉक्सल साइज़ जो बेसिकली था, जो पिक्चर का जो है वो हमारे पास यूनिट थी, तो उसमें हमारे पास जो है वो अगर पिच रिड्यूस होती है, हमारे पास रे का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है और डिटेक्टर का साइज़ जो है वो स्मॉल है, तो हमारे पास पिक्चर क्वालिटी उससे जो है वो बेहतर होती है। हमारे पास अगर आप देखें इसमें तो लो डिटेल एंड हाई डिटेल को जो है वो बताया गया। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके भी देखें तो हमारे पास जो है फील्ड ऑफ व्यू, मैट्रिक्स और स्लाइस थिकनेस जो है ये रोल प्ले करती हैं इन द वॉक्सल साइज।
और फ़िल्टर एल्गोरिथम की तरफ हम नहीं जाते। दिस इज़ बेसिकली अ मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पास अप्लाई हो के हमारे पास पिक्चर क्वालिटी जो है वो नज़र आती है। तो इसमें फोकल स्पॉट साइज़ भी ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप लोग कितना जो है वो फोकल डिफरेंट फोकल स्पॉट साइजेस जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम जो है वो फोकल स्पॉट वो प्रेफर करते हैं जिससे हमें बेटर क्वालिटी ऑफ इमेजिंग जो है वो अचीव हो। तो small voxel size increases the noise because fewer portions are absorbed or captured in each voxel. Noise can be decreased by increasing the dose to the patient. तो जब हम पेशेंट की डोज इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास नॉइस तब भी इंक्रीज होता है। सिलेक्टेड फिल्टर एल्गोरिथम्स कैन डिक्रीज एंड इंक्रीज द नॉइस। तो हाँ, ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि हम कौन सा जो है वो एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, वो इफ़ेक्ट करता है पिक्चर क्वालिटी पे। स्लाइस थिकनेस, अब हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि हमारे पास जो है वो पिक्चर क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, हमारे पास जो है वो स्लाइसिस में इमेज आ जाती है। लेकिन हमने ये चीज़ नहीं देखी कि अगर लेट सपोज़ कि मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मेरे पास ये लोफ ऑफ ब्रेड है तो मैंने इसमें आपको ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं की कि अगर एक लोफ ऑफ ब्रेड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है तो उसके स्लाइसिस कितने सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, तो स्लाइस थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। स्लाइस थिकनेस हर मशीन की डिफरेंट होती है। अगर मेरे पास जो है वो एक 16 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन लगी हुई है तो उसमें जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्लाइसिस कम होंगे। ठीक है, बात समझ में आई है कि अगर हमारे पास कम स्लाइसिस की मशीन है तो हमारे पास इमेज क्वालिटी कम, स्लाइसिस की जो है वो डिवीजन भी कम होगी और उससे हमारी पिक्चर क्वालिटी कम होगी। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो जितनी ज़्यादा हम क्वालिटी ऑफ जो है वो स्लाइसिस इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ इमेजिंग जो है वो रिसीव होगी। इस बात की समझ आई है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर हम ब्रेन के जो है वो 5 स्लाइसिस करते हैं, ठीक है, हम सुपीरियर से इंफीरियर तक हम जो है वो जाते हैं और हम ब्रेन के 5 स्लाइसिस करते हैं। हर स्लाइस जो है वो अगर 5 सेंटीमीटर का है तो उस 5 सेंटीमीटर के अंदर अगर 1 mm या 2 mm या 3 mm या 4 mm का जो अगर कोई ट्यूमर होगा या स्टोन होगा, सॉरी स्टोन तो नहीं हो सकता, ट्यूमर होगा या कोई भी अब नॉर्मेलिटी है तो उसमें क्या होगा, वो मिस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जितने नंबर ऑफ स्लाइसिस इंक्रीज होंगे उतनी ही हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ इमेजिंग आएगी। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ सीटी डिपेंड्स ऑन द स्लाइस थिकनेस। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? डिटेल इंफॉर्मेशन, फाइन डिटेल्स। द थिनर द स्लाइस द हायर द रेजोल्यूशन। जितना स्लाइस थिन होगा, जितना पतला स्लाइस होगा उतनी ही हमारे पास रेजोल्यूशन अच्छी होगी। वेरी फ्रॉम 1 to 10 mm। तो डिफरेंट स्लाइसिस होते हैं, 1 to 10 mm की जो है वो उनकी थिकनेस हो सकती है। यूजली 2 mm कट्स आर ऑप्टिमल फॉर द आई एंड द ऑर्बिट। अगर हम आई और ऑर्बिट की बात करें, आंख और ऑर्बिट की बात करें, तो उसमें जो है वो 2 mm के जो स्लाइसिस हैं वो ऑप्टिमल होते हैं। इन स्पेशल सिचुएशंस लाइक इवेल्युएशन ऑफ द ऑर्बिटल एपेक्स, थिनर स्लाइसिस ऑफ 1 mm कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव। तो अगर हम आई की बात करें या ब्रेन की बात करें तो 1 mm स्लाइसिस के जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आई का पार्ट ही छोटा सा होता है। उसमें भी अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है या कोई फॉरेन बॉडी है तो उसमें जो है वो हमें बहुत ही माइनर फाइन डिटेल्स के लिए जो है वो हमें 1 mm या 0.5 mm की जो है वो स्लाइसिस भी यूज़फुल रहेंगे। 16 स्लाइस जो है वो सिटी स्कैन अब कुछ ही जगहों पे यूज़ होती है। मेनली जो है वो अगर आपने देखा हो तो अच्छी लैब्स के बाहर लिखा होगा 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन इज़ अवेलेबल। अभी आई थिंक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 650 स्लाइसिस की जो है वो सिटी स्कैन मशीन लगी हुई है। और भी बाकी हॉस्पिटल्स में अगर आप अच्छे हॉस्पिटल सेटअप्स में देखें तो वहाँ पे जो है वो लोग प्रेफर करते हैं अच्छी सिटी स्कैन मशीन पे जो है वो अपना टेस्ट करवाना। बात आ गई है समझ में कि जितनी स्लाइस थिकनेस कम होगी इतनी फाइन डिटेल आएगी, जितनी स्लाइस थिकनेस ज़्यादा होगी हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन लॉस हो जाएगी। और मैम पिक्सल भी जितने स्मॉल होंगे स्पेशल रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी। जी, जितने स्मॉल पिक्सल्स होंगे हमारे पास उतनी स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी होगी। What we see, the brain is grey, white matter is usually dark grey। हमारे पास ये जो अगर आपको ये जो नंबर लिखे हुए हैं
मैंने आपको बताया कि जब भी हम जो है वो हम सीटी स्कैन एग्जामिनेशन करते हैं, रिपोर्टिंग करने के दौरान हम क्या करते हैं कि लेट सपोज मैं अगर कर रही हूँ तो मैं देखना चाह रही हूँ कि ये ग्रे मैटर का एरिया है या वाइट मैटर का एरिया है, तो मैं जब क्लिक करती हूँ माउस से तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे मुझे नंबर शो होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे मुझे ये नहीं लिखा नज़र आता ये डार्क ग्रे मैटर है या वाइट मैटर है, वहाँ पे आपको नंबर शो होते हैं। उसकी हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो। वाइट मैटर इज यूजली डार्क ग्रे, उसका 40 तक नंबर हो सकता है। ग्रे मैटर इज यूजली लाइट ग्रे। हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किसी को पता है क्या डिफरेंस है ग्रे मैटर और वाइट मैटर का? कोई बच्चा बता सकता है? मैम स्पाइनल कॉर्ड में जो आउटर जो होता है वो ग्रे मैटर होता है, इनर वाइट मैटर होता है। पर गुड। जो हमारे में ब्रेन में होता है वो जो आउटर जो हमारा होता है वो ग्रे होता है, और नहीं, आउटर वाइट होता है और इनर ग्रे मैटर होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ब्रेन में हमारे पास जो आउटर लेयर होती है ये स्कल बोन है। ये जो वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है ये बोन नज़र आ रही है। ये दोनों स्लाइसिस में आपको जो नज़र आ रही है ये बोन नज़र आ रही है। ये बेस ऑफ ब्रेन की इमेज है और ये मिड ऑफ ब्रेन की इमेज है, ठीक है, मिड स्लाइसिस हैं। तो इसमें आपको ये जो नज़र आ रहे हैं एरिया जो नज़र आ रहा है दीज आर द वेंट्रिकल्स, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नेजल एरिया नज़र आ रहा है, टेम्पोरल लोब नज़र आ रही है, और जो है वो सेरिब्रम का एरिया नज़र आ रहा है। तो हमारे पास क्या होता है कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्रेन में, और वाइट मैटर जो है वो इनसाइड होती है। अगर आप देखें तो आपको जो है वो ग्रे मैटर जो है वो लाइट ग्रे नज़र, सॉरी, ग्रे मैटर जो है वो लाइट ग्रे नज़र आ रहा है और वाइट मैटर जो है वो आपको डार्क ग्रे नज़र आ रहा है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं सीटी स्कैन नंबर यूज़ करूँगी और मुझे जो है वो क्लियर हो जाएगी आइदर इट इज़ अ ग्रे मैटर एट वाइट मैटर। CSF जो है वो ब्लैक नज़र आ रहा होता है, ईयर जो है वो ब्लैक नज़र आ रही होती है, और बोन जो है वो हमारे पास ब्राइट नज़र आ रही होती है, उसको हम हाइपर इंटेंस भी बोल सकते हैं। थिंग्स दैट आर ब्राइट ऑन द सीटी स्कैन, बोन और कैल्सिफिकेशन जो है उसका मोर देन 300 सीटी नंबर है वो हमारे पास ब्राइट नज़र आ रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो है वो वेंट्रिकल्स की जो है वो कंटिन्यूएशन है, और यहाँ पे आपको हल्के से कैल्सिफाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कैल्सिफिकेशंस भी जो है वो हमारे पास वाइट होती हैं। हमारे पास जो है वो हेमरेज जो है, एक्यूट हेमरेज जो है वो उसका 70 तक जो है वो नंबर होता है। हाइपर सेलुलर मैसिस जो है वो भी ब्राइट नज़र आ रहे होते हैं। हेमरेज जो है वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास इस्कीमिक हेमरेज होता है और एक हमारे पास इस्कीमिक हेमरेज और एक हेमरेजिक हेमरेज होता है, ठीक है। तो वो उन दोनों दोनों जो है वो डिफरेंट टाइप्स में नज़र आते हैं। लेकिन जब भी कहीं पे ब्लीड होगी तो ब्लड जो है वो स्टार्टिंग में हमें ब्लैक नज़र आता है और बाद में जो है वो हमें ब्राइट नज़र आना शुरू हो जाता है विद टाइम पासिस। मेटालिक फॉरेन बॉडीज़ जो हैं वो भी हमें ब्राइट नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। विंडोइंग, अब विंडोइंग का क्या रोल होता है? द ह्यूमन आई कैन ओनली परसीव 16 शेड्स ऑफ द ग्रे। हमारे पास जो है वो ह्यूमन आई में अगर हम देखें तो यहाँ से डार्क शुरू हो रहा है और यहाँ पे जो है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें अगर विंडोइंग यूज़ करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हम देखते हैं। द सिटी स्कैनर रिकॉर्ड्स लेवल्स ऑफ ग्रे फॉर बिहाइंड व्हाट द आई कैन सी। तो जो सिटी स्कैनर है, सिटी स्कैनर का जो सॉफ्टवेयर है वो उन चीज़ों को भी रिकॉर्ड कर सकता है कि जो हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। देयरफॉर टू इंटरप्रेट इमेजेस वी हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ होन्सफिल्ड यूनिट्स शोन विंडोइंग। तो हमारे पास जो है उस को देखने के लिए हमारे पास क्या हेल्प है? Hounsfield units are city numbers. The computer then converts this set of range Hounsfield units into shades of grey we can see. तो हमारे पास क्या है कि वो उन जो हमारे पास Hounsfield units में जो है वो कंप्यूटर उनको जो है वो एक रेंज में कन्वर्ट कर देता है। लेट सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके 15 तक जो है वो वाटर की यूनिट है। तो अगर मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कहीं पे कि ये वाटर है या नहीं है तो वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी हाउसफील्ड यूनिट और सिटी नंबर, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आइदर इट इज़ वाटर आर नॉट और समथिंग एल्स, ठीक है। विंडो विड्थ, द रेंज ऑफ हाउसफील्ड यूनिट्स ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ इंटरेस्ट
टिश्यूज इन दिस रेंज विल बी डिस्प्लेड इन वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर है तो वो ब्लैक ही नजर आए, वो किसी और शेड में भी नजर आ सकता है, लाइक वो थोड़ा डार्क ग्रे हो सकता है या थोड़ा लाइट जो है वो ब्लैक हो सकता है, लेकिन उसकी होन्सफील्ड यूनिट उसी रेंज में रहेगी तो मुझे पता चल जाएगा दिस इज वाटर। टिश्यूज विद होन्सफील्ड यूनिट आउटसाइड द रेंज आर डिस्प्लेड एज ब्लैक एंड वाइट। तो जो होन्सफील्ड यूनिट के जो है वो बाहर के नंबर होंगे वो या तो ब्लैक शो हो रहे होंगे या वाइट शो हो रहे होंगे। विंडो लेवल, द सेंट्रल होन्सफील्ड यूनिट ऑफ ऑल नंबर्स इन द विंडो विड्थ आर कॉल्ड द विंडो लेवल। इसमें अगर आप देखें जैसे हम लोगों ने हम लोगों ने एक्सरेज में पढ़ा था कि उसमें भी हमारे पास जो है वो एक रेंज आ गई थी फ्रॉम ब्लैक टू वाइट की, एक रेंज आ गई थी, याद है आप लोगों को? यस मैम। यस हम मैम। उसको दोबारा जो है जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए हम खोलते हैं, न्यूज़ शेयर कर मैं आपके साथ करती हूँ। देखें इसमें भी हमारे पास जो है वो हमने इस तरह से एक पूरी एक रेंज पढ़ी थी फ्रॉम वाइट टू ब्लैक की। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो सीटी स्कैन में भी हमारे पास एक पूरी रेंज आ जाती है कि हम मेटल क्या है, बोन क्या है, सॉफ्ट टिश्यू क्या है, फैट क्या है, एयर क्या है। ठीक है, तो हम दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। बेसिकली हमारे पास एक्सरेज में ऐसी कोई हाउंसफील्ड यूनिट्स की या सिटी नंबर्स की कोई सहूलत नहीं होती, तो सिटी स्कैनिंग जो है वो इस मामले में जो है वो सुपीरियर है कि उसमें हमारे पास जो है वो सिटी स्कैन नंबर्स होते हैं कि अगर हमें एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि ये बोन है या नहीं, मेटल है या नहीं, तो उस नंबर की हेल्प से हमें जो है वो उस रेंज का अगर पता होगा। जब भी आप लोग हॉस्पिटल में काम करोगे, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करोगे आप, मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ। तो अल्ट्रासाउंड रूम्स में, सीटी स्कैन रूम्स में, एमआरआई रूम्स में, हर जगह पे जो आप नॉर्मल रिपोर्टिंग कर रहे हो डेली की बेस पे ना, वहाँ पे उनके उससे रिलेटेड चार्ट्स लगे होते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड में आपको जो है वो वहाँ पे नॉर्मल लीवर का साइज़ का चार्ट लगा होगा, स्प्लीन के साइज़ का चार्ट लगा होगा, किडनी के साइज़ का चार्ट लगा होगा, हर एक ऑर्गन के साइजेस और उनके उसका चार्ट लगा होता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो सिटी स्कैन में एक पूरा चार्ट लगा होता है, रिपोर्टिंग रूम में भी और स्कैनिंग रूम में भी एक पूरा चार्ट लगा होता है जिसमें जो है वो डिफरेंट नंबर्स ऐड होते हैं और हमें पता चलता है कि कौन सी रेंज तक जो है वो कौन से आर्गन्स आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द वाइट विंडो होन्सफील्ड यूनिट एंड दिस इज़ द नैरो विंडो। ठीक है, तो इसमें ये हमारी जो है वो सारी की सारी होन्सफील्ड यूनिट्स के नंबर्स बता दिए जाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट चार्ट्स में भी उनके नंबर्स बता दिए जाते हैं कि जो है वो वाइड विंडो हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास +100 to 400 तक के होन्सफील्ड यूनिट्स आ रही हैं, और इसमें हमारे पास नैरो विंडो में क्या हुआ कि -100 to -400 तक के सारे होन्सफील्ड यूनिट्स आ रहे हैं। विंडो एग्जाम्पल्स इन हेड सिटी, 3 विंडोज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब वो कौन सी 3 विंडोज हैं जो हम हेड सिटी में कॉमनली यूज कर रहे हैं, उनके नाम क्या है? ब्रेन विंडो, बोन विंडो, सबड्यूरल विंडो। हमारे पास क्या है ब्रेन विंडो में, मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ, लेट सपोज मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ ब्रेन विंडो, तो उसमें मुझे अगर आप देखें बच्चों तो ग्रे मैटर, वाइट मैटर, उसके अलावा वेंट्रिकल्स, दीज आर द वेंट्रिकल्स, जो है लेटरल वेंट्रिकल्स इनको कहा जाता है। ये जो ब्लैक कलर के कर्व शेप्ड आपको नजर आ रहे हैं, तो इनका कंट्रास्ट मुझे बहुत अच्छा नजर आने लग गया है एज कम्पेयर टू बोन विंडो। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि जब फ्रैक्चर के पेशेंट्स आते हैं, जब ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, तो उनका जो है वो कहीं ना कहीं से स्कल बोन फ्रैक्चर हुई हुई होती है, लेकिन मुझे वो इस ब्रेन विंडो पे अच्छी नज़र नहीं आती, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करती हूँ बोन विंडो। अब अगर सब ड्यूरल की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि समटाइम्स सब ड्यूरल हेमोटोमा होता है, समटाइम्स सब ड्यूरल हेमरेज होता है, तो उसके लिए हम जो है वो सिलेक्शन करते हैं सब ड्यूरल विंडो की। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ हम करते हैं। अगर मुझे सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखना होगा, ग्रे मैटर के, वाइट मैटर के, इंटरनल कैप्सूल, बेसल गैंग्लिया, तो उसके लिए ब्रेन विंडो सेलेक्ट करूंगी। फॉर बोन आई विल सेलेक्ट द बोन विंडो एंड फॉर द सब ड्यूरल इन्वेस्टिगेशंस आई विल सेलेक्ट सब ड्यूरल विंडो। समझ आ गई है? Yes, ma'am. यस मुश्किल मैम। मुश्किल नो मैम। No, मुश्किल नहीं ma'am. है? गुड। नो No, ma'am. मैम। No, ma'am. अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं कंट्रास्ट इन्हांसमेंट की तरफ। सिटी स्कैनिंग में जो है वो हम कंट्रास्ट यूज़ करते हैं।
ठीक है, फॉर बेटर इवेल्युएशन। लेट्स सपोज बच्चों में उससे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ, आप देखिए ब्रेन के अंदर जो है वो डिफरेंट वेजल्स भी तो होती हैं ना। अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो पूरा एक सर्कल ऑफ विलस होता है, उसके अलावा बाकी आइका है, पाइका है, डिफरेंट जो है वो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। तो अब अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि वेजल्स के अंदर कहीं पे कोई थ्रोम्बस तो नहीं है या कोई वहाँ पे कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो उसके लिए जो है वो ब्रेन के लिए मैं उसको ब्रेन सिटी के लिए भी कंट्रास्ट यूज़ होते हैं, अब्डोमेन के लिए भी कंट्रास्ट यूज़ होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट जितने भी हमारे पास हम सिटी स्कैनिंग एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट कंट्रास्ट्स को हम यूज़ करते हुए हमारे पास क्या होता है, बेटर इमेजिंग, बेटर क्वालिटी ऑफ इमेजेस हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो अब हम कंट्रास्ट को देखते हैं। कंट्रास्ट इन्हांसमेंट, कंट्रास्ट स्टडी involves imaging the area of interest after intravenous injection of a radiological contrast medium. Sorry. हमारे पास जो है वो डिफरेंट, अगर मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में नहीं बताया तो दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास फ्लोरोस्कोपी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट यूज़ होते हैं, MRI के अपने अलग से कंट्रास्ट हैं, इसी तरह CT स्कैन के डिफरेंट कंट्रास्ट्स हैं। तो हम जो है वो उन डिफरेंट कंट्रास्ट्स को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो ब्रेन कंट्रास्ट ब्रेन की जो है वो CT स्कैनिंग करूँ, तो उसमें मेरे पास ये होगा कि मैं कंट्रास्ट इंजेक्ट करूँगी, आइदर ऑटोमेटिक पावर इंजेक्टर के थ्रू कंट्रास्ट इंजेक्ट करूँगी या मैनुअली भी हम करते थे। उसके बाद हम ब्रेन को एरिया जो है वो गेंट्री में ले जाते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। मोस्ट ऑर्बिटल पैथोलॉजीज कैन बी इजीली विजुअलाइज्ड विदाउट इन्फ्यूजन ऑफ अ कंट्रास्ट मीडियम एज ऑरल ऑर्बिटल फैट प्रोवाइड्स इंट्रिंसिक बैकग्राउंड कंट्रास्ट। तो मेरे पास आप लोगों को शायद याद हो कि मैंने आपको कहा था कि हम जब भी अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो हम गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में यूट्रस को देखने के लिए ब्लैडर को फुल करवाते हैं ताकि वो एक कंट्रास्ट, एक विंडो बनाए जिस वजह से यूट्रस हमें ज़्यादा अच्छा बेटर नज़र आए। कंट्रास्ट के साथ चीज़ें ज़्यादा बेटर नज़र आती हैं। तो कुछ इंट्रिंसिक कंट्रास्ट भी बॉडी के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी। तो हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल फैट जो है वो CT स्कैन में बड़ी अच्छा कंट्रास्ट, इंट्रिंसिक कंट्रास्ट देती है। ऑर्बिटल पैथोलॉजीज को देखने के लिए हमारे पास ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स जो है वो अच्छा कंट्रास्ट देते हैं। कंट्रास्ट इनहांसिंग लियन इज वन विच बिकम्स ब्राइटर और मोर इंटेंस आफ्टर कंट्रास्ट मीडियम इन्फ्यूजन। तो हमारे पास क्या होता है कि कंट्रास्ट इनहांसिंग लियन में जब हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा ब्राइट नजर आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी अभी हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। Contrast agent increases the tissue Hounsfield value and thus increases its brightness. तो उससे कंट्रास्ट इंजेक्ट करने से Hounsfield यूनिट इंक्रीज होगी और उससे ब्राइटनेस उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इवेल्युएशन ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा, पेरिसेलर रीजन एंड एक्स्ट्रा ऑर्बिटल एक्सटेंशंस ऑफ ऑर्बिटल ट्यूमर्स इज बेस्ट पॉसिबल विद कंट्रास्ट इन्हांसमेंट। ये ऑप्टिक क्याज्मा क्या है, ये पेरिसेलर रीजन क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्बिटल एक्सटेंशंस क्या है, ये आप लोगों ने आज जाके गूगल पे सर्च करके इनकी पिक्चर्स देखनी है, क्योंकि जब मैं आपको ब्रेन CT स्कैन पढ़ाऊंगी तो उसमें ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। कंट्रास्ट इन्हांसमेंट आल्सो हेल्प्स टू डिफाइन वास्कुलर एंड सिस्टिक लियंस एज वेल एज ऑप्टिक नर्व लियन, पार्टिकुलरली मेनिंजियोमा एंड ग्लायोमा। तो हमारे पास जो है वो मेनिंजियोमा और ग्लायोमा जो है वो ट्यूमर्स हैं, वो भी हम जो है विद द हेल्प ऑफ कंट्रास्ट जो है वो कंट्रास्ट इन्हांसमेंट अच्छे देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात की जाए प्लेन एक्सियल टोमोग्राम ऑफ अ केस ऑफ क्यूटेनियस कैपिलरी हेमेंजियोमा विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडियल ऑर्बिट द सेम लियन आफ्टर इन्फ्यूजन ऑफ कंट्रास्ट मीडियम, यहाँ पे इस एरिया में हमें जो है वो हेमेंजियोमा नजर आ रहा है। लेकिन हमने क्या कहा कि हमने सोचा कि हम इसमें कंट्रास्ट CT करके देखते हैं कि उसकी तब क्या इन्फ्यूजन होती है। तो अगर आप देखें तो ये वाला ऑर्बिट जो है वो नॉर्मल ऑर्बिट है, ये राइट ऑर्बिट है, ये लेफ्ट ऑर्बिट है। ये राइट ऑर्बिट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये लेफ्ट ऑर्बिट जो है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है। जब हमने कंट्रास्ट इंजेक्ट करके देखा तो हमें जो है वो हेमेंजियोमा क्लियर हो गया। इसने कंट्रास्ट को अपटेक कर लिया और उसको बेटर दिखाया कि इसने जो है वो ऑर्बिट की वॉल को इन्वॉल्व तो नहीं किया हुआ, कहीं नेजल पैसेज को इन्वॉल्व तो नहीं किया हुआ। समझ आ गई है कंट्रास्ट का क्या रोल है? यस मैम। यस मैम।
अब बच्चों मैंने आपसे बात की थी कि हम डिफरेंट प्लेन्स में जो है वो सिटी स्कैन इमेजिंग देख सकते हैं, दैट आर एक्सियल, कोरोनल एंड सेजिटल प्लेन्स। ठीक है, प्लेन एक्सियल इमेजिंग पैरेलल टू इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, जो बेसिकली आपको बताया हुआ है कि ये प्लेन एक्सियल इमेजिंग है, लेकिन हम इसको ज़रा ब्रेन इमेजिंग के केस में देखते हैं। हमारे पास वी हैव 3 प्लेन्स, वन इज़ अ कोरोनल प्लेन, सेजिटल प्लेन एंड एक्सियल प्लेन। हमारे पास जो है इसको एक्सियल को ट्रांसवर्स प्लेन भी कहा जाता है। दिस इज़ द, हम जब जो है वो राइट टू लेफ्ट कट करते हैं बॉडी को, तो हमारे पास जो है वो सेजिटल प्लेन होता है, और जब हम इंटीरियर टू पोस्टीरियर कट करके देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज द कोरोनल प्लेन। तो हमारे पास जो है ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द एक्सियल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। ये जो हमारे पास जो इमेजिंग है बेसिकली दिस इज़ हमारे पास जो है ये कोरोनल प्लेन है, और हमारे पास ये हम इंफीरियर टू सुपीरियर सॉरी इंटीरियर टू पोस्टीरियर जाके इस तरह से देखते हैं, और हमारे पास जो है वो ये सेजिटल प्लेन है। बेसिकली हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो है वो हम इसकी इमेजिंग देख सकते हैं। अप्रोच टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब कैसे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कैसे अप्रोच करेंगे? लेट्स सपोज कि मैं अगर आपको कह रही हूँ कि बेसिकली आपने अप्रोच करना है, मेरे पास ये जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा है, तो इसमें आपने अप्रोच करना है कि यहाँ पे कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। एनाटॉमी के नॉलेज के बगैर आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। इमेजिंग फीचर एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। कैसे आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि अगर एक पेशेंट का जो है वो राइट आर्म या राइट लेग उसकी जो है वो पैरालाइज हो गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द जो ब्रेन है वो उसकी इफेक्ट हुई है। अगर पेशेंट की लेफ्ट साइड इफेक्ट होगी तो इट मीन्स के पेशेंट के राइट साइड ब्रेन में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास जो है वो पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के लिए आपको ब्रीफ नॉलेज पता होना चाहिए। सिर्फ जो है वो स्लाइड्स तक ना रहा करें, या जो आपको टीचर बताए उस तक ना रहा करें। जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज मेडिकल का गेन करेंगे, उतने ही आप जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट को अच्छा देख सकते हैं, एनाटॉमी को अच्छा जो है वो लर्न कर सकते हैं, और आपके इतनी ही अच्छी डायग्नोसिस हो सकती हैं। वंस प्राइमरी लोकेशन ऑफ अ लीजन डिटरमिन्ड वी शुड कंसीडर अदर पैरामीटर्स। जब प्राइमरी लोकेशन ऑफ लीजन आपको पता चल जाए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिन ऑफ द लीजन्स, जैसे इस केस में हमारे पास जो है आपको पता चल गया कि ये जो इसकी लोकेशन है ये लेफ्ट ऑर्बिट के साथ है, फिर आपको इसके मार्जिन्स और इसके बॉर्डर्स पता होने चाहिए कि ये जो है ये ऑर्बिट को, ये नेजल पैसेज को, ये आई बॉल को कितना डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, एसोसिएटेड बोनी चेंजेस, कि उसके साथ कोई बोनी चेंजेस तो नहीं हुई। इन्हांसमेंट पैटर्न क्या है, राइट साइड पे मूव कर रहा है, लेफ्ट पे कर रहा है, सुपीरियर टू इंफीरियर कर रहा है। पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस एंड एज ऑफ द प्रेजेंटेशन, हर एक लियन का आपको पता होना चाहिए कि अगर वो अर्लियर स्टेज पे होगा तो कैसा शो होगा, अगर लेटर स्टेजेस पे जाएगा तो उसकी शेप भी चेंज होगी, उसका साइज भी चेंज होगा, उसकी टाइप भी चेंज होगी, और वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट भी करेगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती थी कि अगर हमारे पास अर्ली ट्रॉमा का पेशेंट आएगा, तो जब वो स्टार्टिंग में आएगा तो जो है वो ब्लड हमें जो है वो ब्लैक कलर का शो हो रहा होगा अल्ट्रासाउंड पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्राइट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो जब आप लोग पैथोलॉजी पढ़ रहे हों, जब आप लोग जो है वो सर्जरी पढ़ रहे हों, तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करें। दे विल हेल्प यू आउट इन रिपोर्टिंग ऑफ CT scans or different radiological modalities. One primary location of a lesion determined, we should consider other parameters. Sorry, ये हम लोग ने पढ़ लिया, हम यहाँ पे थे। CT is the procedure of choice in evaluating patients with orbital trauma or brain trauma. It is rapid test that can detect bony and soft tissue injury, hemorrhage and foreign bodies, maybe blunt penetrating or involve implantation of foreign bodies. Blunt injuries वो होती हैं जिनके अंदर जो है वो बॉडी इंटरनली जो है वो इंजर्ड होती है, एक्सटर्नली हमें जो है वो कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा होता, लेकिन जो है वो समटाइम्स जो है वो इनसाइड जो जाती है जब, तो वो ब्लंट ट्रॉमा नहीं रहता, वो एक तरह का ओपन वोंड और ओपन जो है वो ट्रॉमा उसको हम कह सकते हैं, जैसे क्लोज वुंड और ओपन वुंड होता है। द क्लासिकल इंजरी सीन इन ब्लंट ट्रॉमा इज द ब्लो आउट फ्रैक्चर, दिस कॉमनली इन्वॉल्व्स द फ्लोर एंड मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। और हमारे पास जो है वो डिफरेंट और टाइप्स के हमारे पास जब हम ब्रेन पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम इंजरीज पढ़ेंगे तो उनमें जो है वो डिफरेंट आपको एग्जांपल्स उसकी मिलेंगी। CT scan uses diagnose muscle and bone disorders such as bone tumors and fracture, pinpoint the location of a tumor, infection or
are blood clot, guide procedures such as surgery, biopsy, and radiation therapy. Detect and monitor diseases and conditions such as cancer, heart disease, lung nodules, and liver masses. Monitor the effectiveness of certain treatments such as cancer treatment. Detect internal injuries and internal bleeding. ये सारे जो है वो CT scan के uses हैं. इसके अलावा भी uses हैं, वो हम जो upcoming lectures of CT scan हैं वो इंशाल्लाह हम one by one हर एक structure के साथ, हर एक organ के साथ हम उसको देखेंगे. बेटा समझ आई है lecture की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई Yes, मुश्किल ma'am. कोई मुश्किल No, इसमें? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, आप मुझे बताएं कि लाइक जो बच्चे प्रेजेंट हैं, आप मुझे आप बताएं कि अगर हम आपका ट्यूसडे और फ्राइडे को ही लेक्चर लें तो हम कौन सी स्लॉट एक्सेप्ट फर्स्ट स्लॉट हम कौन सी स्लॉट में ले सकते हैं इजीली? Ma'am, 7th slot. मैम हम इसी second में स्लॉट ले में लें. ले लीजिएगा. मैम इसी में ले लें. बेटा इसमें पॉसिबल नहीं है ना एक्चुअली. आप लोगों का जो पेशेंट सेफ्टी 1 का और 2 का लेक्चर होता है वो ट्यूसडे 4 स्लॉट में चला गया ना, तो इस स्लॉट में पॉसिबल नहीं है. ये स्लॉट अच्छी थी बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम इसमें नहीं. मैम आप डे चेंज कर ले लें. मैम फिर 6th या 7th स्लॉट में से ले लें, किसी में भी. 6 स्लॉट का कल कुछ बच्चे कह रहे थे इंग्लिश का लेक्चर होता है ना. Yes, मैम ma'am. महक का English भी की होता class है. होती है. यस मैम होता है. यस मैम होता है हमारा. मैम Second फिर slot- डे चेंज कर लेते हैं. मंडे Yes, ma'am. मंडे और जो है वो हमारे पास थर्सडे में से आपको एक स्लॉट दें फिर मुझे. मैम थर्सडे सैटरडे नहीं रख सकते हम? बेटा सैटरडे ना मेरा ऑफ होता है. यस मैम, हमारा भी. मैम मंडे और नहीं थर्सडे में होता से ना, कर लेते हमारा हैं. मंडे थर्सडे. मैम मंडे की फर्स्ट स्लॉट कर लें. नहीं मैम, फर्स्ट नहीं, मंडे थर्सडे ऑफ होता है हमारा भी. Yes, ma'am. यस मैम, हमारा मंडे थर्सडे ऑफ होता है. मैम 7th स्लॉट रख लें. मैम ट्यूसडे फ्राइडे में आप देख लें कोई स्लॉट. मैम आप सेकंड स्लॉट रख लें. मैम आप हमारा सेकंड स्लॉट रख नहीं हो लें. सकता. मैम second सेकंड slot रख लें वो रख सही लें. है. मैम मैम ट्यूसडे मैम फ्राइडे सेकंड Second Second- slot को Tuesday, Friday, second slot में हमारा मेमो का लेक्चर होता है. एक सेकंड आयशा, एक सेकंड आयशा. आयशा को छोड़ के बाकी मुझे सारे बच्चे बताएं कि आप सब लोग सेकंड स्लॉट में फ्री होते हैं? यस Yes, मैम. मैम. यस मैम. ठीक है. आयशा सॉरी आयशा और ज़रवा, आप लोगों ने जो है वो जो डीपीटी के बच्चे हैं उनसे ये बात पूछनी है, कंफर्म करनी है कि वो लोग सेकंड स्लॉट में फ्री हैं या नहीं हैं. तो आयशा आपका मेमो का लेक्चर होता है ना, तो मैम आयशा मेरे अलावा 6 स्टूडेंट्स हैं जिनका मेमो का लेक्चर होता है और मेरे ख्याल में वो लेक्चर में नहीं है. उमेमन है लेक्चर में, उसका भी मेरे साथ मेमो का लेक्चर होता है. जी उमेमन है अभी क्लास में. सिर्फ जो है वो सेकंड स्लॉट में मेमो का क्लैश है और तो किसी सब्जेक्ट का और क्लैश नहीं. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे उनका रीजनल का क्लैश है थर्ड. हाँ वो तो थर्ड स्लॉट में है. वो बस थर्ड अगर में है आप- हमारा. वो थर्ड है. हम सेकंड की बात कर रहे हैं. हाँ अच्छा, सेकंड में आपने मैम मुझे 7 है जो स्टूडेंट्स वो हैं. आपने मुझे क्लियर करनी है ये चीज़ कि जो है वो सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट में जो है वो क्लियर करना है. अगर आप लोगों का कोई क्लैश नहीं आएगा तो फिर आई विल रिक्वेस्ट मिस आरफा के हम उनका जो है वो एक स्लॉट चेंज कर दें. उससे फिर ये होगा कि हमारे पास जो है वो सेकंड या थर्ड स्लॉट में से हम किसी में भी जो है, मेरा भी सेकंड स्लॉट में MRI का लेक्चर होता है लेकिन मैं उसमें ये करूँगी कि हम MRI का मैं थर्ड स्लॉट में ले लूँगी और आपका जो है वो फिर सेकंड स्लॉट में ले लूँगी. ठीक है, लेकिन आपने मुझे ये चीज़ मैम इतना चेंजेस से अच्छा है आप हमारा 6-7 स्लॉट में ही फिर ले लें. 7 स्लॉट रखें. यस मैम. 7 स्लॉट इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैम वो बहुत लेट हो जाएगा. एक तो लेट हो जाता है, एक तो मैं खुद भी मॉर्निंग में लेक्चर्स देना प्रेफर करती हूँ और मेरा भी इतना वो नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है. फिर मुझे यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी होती है और वो 5 o'clock चली लाइक 4-5 o'clock तक बस चली जाती है, तो फिर वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता ना. मैम फिफ्थ स्लॉट तो मैम आप सेकंड स्लॉट देख लें. तो मैम हम मंडे और थर्सडे में सेकंड स्लॉट पूरी रखते हैं. मंडे और थर्सडे तो सबका फ्री है. जी मैम. मैम मंडे थर्सडे 3:30 बजे मैम तक किसी हमारा की क्लास लेक्चर होता है. एडजस्ट कर लो. किसका लेक्चर होता है मंडे और थर्सडे को? सेकंड मैम स्लॉट. मेरा होता है सेकंड स्लॉट आप 9:30. मंडे और थर्सडे 4 स्लॉट फ्री है आपकी? मैम इस वाले ट्यूसडे फ्राइडे में 2 से 3:30 किसी की क्लास है, पूछ लें, वरना हम इस स्लॉट में कर लेते हैं. मेरी नहीं, है. 2 से 3:30 बजे वाली. नहीं 2 से Fifth slot. 5th मंडे और थर्सडे आप 5th कह रहे हैं? नहीं ट्यूसडे फ्राइडे. ट्यूसडे फ्राइडे.
ट्यूसडे फ्राइडे में 5th में कौन कौन बिजी है? एक आयशा बिजी है। मैम फ्री है हम। यस मैम, हम फ्री है 2 से 3:30 बजे तक, फिर हमारी मैम 3:30 3 की बजे क्लास क्लास होती है। होती है हमारी। यस मैम, हम भी फ्री है। नहीं तो अगर हम जो है वो मंडे और थर्सडे को, हम मंडे और थर्सडे ट्यूसडे फ्राइडे रख लेना। ट्यूसडे फ्राइडे रख ले मैम। बेटा वो उसमें बच्चों के क्लैश आ रहे हैं ना। मैम 2 से मैम 3:30 आप में नहीं है सेकंड बच्चों के। स्लॉट में ही रख लें यार कोई बात ट्यूसडे और नहीं, एक दिन फ्राइडे एडजस्ट को। कर लो, एक एक लेक्चर ही के लिए लेक्चर एडजस्ट है, कर लो एक मंडे लेक्चर के लिए थर्सडे। एडजस्ट कर लो सब। मैम मंडे थर्सडे कर लें, फ्री हैं हम। मंडे थर्सडे सेकंड स्लॉट। मैम नो मैम सेकंड सेकंड ना करें, मेरा उसमें हमारा लेक्चर लेक्चर होता है। होता है। सेकंड फर्स्ट फोर्थ कर कर लें। लें मैम, मंडे मैम थर्सडे सेकंड में फोर्थ तो कर हमारा लें। लेक्चर होता है मंडे और थर्सडे को सेकंड स्लॉट में। तो फिर मैम आप कौन फर्स्ट से स्लॉट रखिए कह रहे हैं? या फिर आप मैम अब ट्यूसडे फ्राइडे की 2 से मैम 3:30 फोर्थ बजे स्लॉट। रख लें, उसमें तकरीबन सभी फ्री हैं। 2 से 3:30। वो फिफ्थ यस मैम। स्लॉट है, उसमें मेरा यस लेक्चर मैम, है। हमारा इसमें कोई लेक्चर नहीं होता, 2 से 3:30 फ्री आयशा होते हैं। आपके साथ मैम कितने सेकंड और लोग हैं फोर्थ के जिनके अलावा 2 से जो भी रख 3:30 लें। एक बजे वाले में सेकंड, लेक्चर एक है? सेकंड आयशा, आयशा आप सिर्फ आप ही या बाकी भी जो फिजियोथेरेपी वाले बच्चे नहीं हैं आज, उनका भी 2 से 3:30 को लेक्चर ना हो ना? मैम आई थिंक आयशा सीनियर है हमसे या बैच में, तो इसीलिए उसके वो लेक्चर्स हैं। मतलब यस हमारे मैम। बैचमेट सारे फ्री हैं। यस मैम। मैम बस सेकंड और फोर्थ स्लॉट ना रखिएगा, बाकी जो भी रख लें। सेकंड और 4 ना रखूं? नो मैम, मेरे लेक्चर्स होते हैं। मैम हमारे सेकंड और थर्ड में होते हैं। मैम ट्यूसडे और फ्राइडे ऐसा डे है जिसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर्स होते हैं, यस तो मैम। मतलब उसमें तो फिर हम एक लेक्चर, मतलब आपका लेक्चर जो फर्स्ट स्लॉट में था वो, उसके अलावा हमारे ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स हैं। उसके बाद हम किसी भी लेक्चर में कैसे एडजस्ट करेंगे? मैम आप मंडे और थर्सडे कर लें। मंडे और थर्सडे एक लेक्चर है, बाकी क्लास कर ले कंप्रोमाइज एक लेक्चर के लिए। ठीक है, तो फिर हम मंडे और थर्सडे को जो है वो हम फोर्थ स्लॉट। फोर्थ मैम स्लॉट फोर्थ नहीं, नहीं मैम फोर्थ नहीं, मेरी क्लास होती है। मैम सेकंड सुबह का रख फोर्थ लें, में क्लास है सुबह मैम, मैम लेके फिर फिर एज अ फर्स्ट सोते हैं। कॉलेज। स्लॉट ही है सबकी। सेकंड स्लॉट भी आप लोगों की मंडे और थर्सडे जो है वो नो मैम उसमें लेक्चर होता है। यस मैम, लेक्चर होता है। फोर्थ फर्स्ट स्लॉट फ्री है। स्लॉट फ्री है ना? मैम सेकंड और मैम फोर्थ के अलावा सारे फ्री हैं, आप जो भी रख लें मंडे और थर्सडे को। नहीं, मुझे ये बताएं मंडे और थर्सडे सेकंड और फोर्थ आपकी जो है वो बिजी है? यस मैम। मैम थर्ड में भी होती है क्लासेस। मैम 6 रख लें मंडे थर्सडे। मैम देख लें फर्स्ट रख लें या फिर फर्स्ट रहने दें। बेटा मुझे तो ट्यूसडे फ्राइडे फर्स्ट में भी कोई मसला नहीं था, बट ये जो ट्रांसपोर्ट की चेंजेस होती रहती हैं, टाइमिंग की चेंजेस होती रहती हैं, उससे प्रॉब्लम हुई है, वरना आई वाज कंफर्ट विद फर्स्ट स्लॉट। मैम थर्ड लेक्चर मैम से पूछ लें आप, मैम आरिफा से, कि अगर वो चेंज कर लें तो फिर आप कर लें। यस मैम। थर्ड बस जरवा आपने मुझे आयशा को तो मुझे पता है कि थर्ड स्लॉट में उसका लेक्चर होता है ना मिस आरिफा के साथ, ठीक है? मैम हमारा भी है 11 बजे। हमारा होता है मैम रीजनल का। मैम हमारा भी है, तो मतलब वही मिस सेकंड आरफा का स्लॉट ही का मैम होता है। आप कर लेना, उसमें उनका मेमो का होता है। यस मैम, सेकंड में हम फ्री होते हैं। यस मैम, उनकी जी मैम मैम से हम बात फ्री कर हैं लें। सेकंड में। सेकंड में आप लोग फ्री हैं, ठीक है? मतलब आप लोग फिर मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोग सेकंड में कितने स्टूडेंट्स जो है वो 29 टोटल क्लास है ना, तो 29 में से आप लोग टोटल कितने फ्री हैं, ठीक है? 8 तो मैम ओके 8 मैम। स्टूडेंट्स का जो लेक्चर है ना वो मैम आरफा के साथ है। क्योंकि कल जब मैंने ग्रुप में पूछा था तो 8 स्टूडेंट्स ने कहा था उनका मैम आरफा के साथ मेमो का लेक्चर है, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि 8 स्टूडेंट्स का मैम आरफा के साथ मेमो का लेक्चर है। और फिर जब थर्ड स्लॉट की बात हुई थी तो तब भी काफी स्टूडेंट्स ने कहा था हमारा रीजनल का लेक्चर है, और तब तो हम लोगों के लिए भी मुश्किल था, हमारे सर रुमान के साथ उस टाइम पे एनजीओ का लेक्चर होता है। तो सेकंड और थर्ड स्लॉट ऐसे बिजी होती है। फोर्थ स्लॉट में काफी बच्चों ने कहा था वो लोग फ्री है, और 2-3 ने कहा था कि फोर्थ स्लॉट में वो बिजी है। आई थिंक वो डीपीटी के ये कौन है। और मैम तब फिफ्थ हमें स्लॉट पता नहीं था मेरी कि हमारी मर्जी है। चेंज हो गई है ना टाइमिंग पेशेंट सेफ्टी की। पेशेंट सेफ्टी की क्या टाइमिंग है यस मैम, उसका क्लैश आ रहा था। उसकी पहले टाइमिंग कुछ और थी, अब हुई है 12:30 बजे वाली। ट्यूसडे 12:30? यस मैम। यस मैम।
मैम आप फ्राइडे को यही टाइम रख लें और ट्यूसडे को कोई और स्लॉट रख लें। ट्यूसडे को कोई और स्लॉट कैसे रखी जा सकती है? ट्यूसडे को मैम मैम बस और 6 और 7 स्लॉट और 6 टू स्लॉट में भी काफी स्टूडेंट का इंग्लिश का लेक्चर है और 7 स्लॉट सिर्फ पीछे बच रही है। आयशा आपका 2, 3, 4, 5 चारों स्लॉट्स में लेक्चर हाँ है? मेरे 2, 3, 4 में नहीं है, 5th में मेरा लेक्चर है। फर्स्ट और फोर्थ मेरी तो मैम फर्स्ट, फोर्थ, फोर्थ में रख 6 और लें 7। फोर्थ में हमारे। हमारा फोर्थ पेशेंट सेफ्टी का क्लैश रहेगा ना। आज नहीं था, आज फोर्थ वाला ही था स्लॉट। नहीं वो ट्यूसडे को होते हैं। मैं पेशेंट सेफ्टी 1 पे ना हम लोग अच्छा अभी। आपने मुझे आयशा आपकी कितनी स्ट्रेंथ है जो आपका 5th स्लॉट में लेक्चर होता है उसके साथ कितनी स्ट्रेंथ है मैम आपकी? 78। ठीक है। बाकी सारे लोग जो है वो सेकंड स्लॉट में सॉरी 5th स्लॉट में सब लोग फ्री है ना? यस मैम। जरवा आपने मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी है। एक तो आप नोट कर लें अपने पास, एक तो आपने मुझे सेकंड स्लॉट का क्लियर करना है और आयशा आप दोनों ने ना कि एक तो सेकंड स्लॉट में जो है वो स्टूडेंट्स का सिर्फ मेमो को क्लैश है या कोई और भी क्लैश है। एक आपने मुझे सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट और 5th स्लॉट ये सारा जो है वो बच्चों से पूछ के मुझे आपने मेल करनी है कि कितने बच्चों का जो है वो किस टीचर के साथ सेकंड स्लॉट में क्लैश है, कितने बच्चों का थर्ड स्लॉट में क्लैश है और कितने बच्चों का जो है वो 5th स्लॉट में क्लैश है। तो आपने आज मुझे जो है वो मेल करनी है ताकि कल तक जो है वो मैं आपका जो है वो टाइमिंग एडजस्ट करवा लूँ। ठीक है मैम जो सेकंड और 5th का क्लैश है ना वो सिर्फ आयशा और इनके जो भी ग्रुप मेट्स है ना उनका क्लैश आ रहा है, मतलब हमारे में से किसी का नहीं आ रहा। और थर्ड स्लॉट में मेजोरिटी है कि स्प्रिंग 2019 का जिनका रीजनल का लेक्चर हो रहा है। और हम लोगों का एनजीओ का होता है। बस ठीक है। आपने मुझे जो है वो सेकंड और 5th का मुझे करना है, सेकंड और 5th का आपने मुझे कंफर्म करना है। ठीक है ओके मैम। चलें ठीक है फिर आप दोनों मुझे और मेल्स कर। मैम आपको ट्यूसडे, मंडे और थर्सडे को कौन कौन सी स्लॉट सूटेबल है आपको? फिर हम मुझे स्टूडेंट से उसके मुझे अकॉर्डिंग भी मुझे जो पूछेंगे। सूटेबल है मुझे मंडे और थर्सडे को मुझे सेकंड और 4th, क्योंकि थर्ड और 5th में मेरा भी लेक्चर होता है और बाद में जो है वो आई डोंट नो कि क्या होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी अनसर्टेनिटी होती है टाइमिंग्स की, जिस वजह से मुझे भी प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने पास नोट कर लें। आपने मुझे सेकंड और 5th का कंफर्म करना है कि कितने स्टूडेंट्स का क्लैश है और फिर मुझे जो है हाँ जी सेकंड और 4th का मंडे और थर्सडे और सेकंड और 5th का आपने मुझे सेकंड, थर्ड और 5th का आपने मुझे करना है ट्यूसडे और फ्राइडे को। ठीक है ओके मैम। हाँ जी ये आप अपने पास नोट कर लें और आप दोनों ने मुझे जो है वो मेल कर देनी है सब स्टूडेंट्स से पूछ के। ठीक है मैम प्लीज ट्राई कीजिएगा कि ट्यूसडे और फ्राइडे में ही हो जाए, चाहे फ्राइडे का आप यही टाइमिंग आई रखें। होप सो अगर मतलब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ट्राई यही करती हूँ कि ट्यूसडे और फ्राइडे को ही हो जाए, क्योंकि अगर मैं खुद भी एक दिन में 3 लेक्चर्स डिलीवर करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अच्छे से ना कर सकूँ। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो आई विश एंड होप के मैम मंडे इशू और ये होता है ना कि मैम 2 मतलब बजे से एक 3:30 हमें बजे वाली ऑफ है, तो इन केस अगर यूनिवर्सिटी भी खुल जाती है तो हमारा टाइम टेबल यही रहेगा और पूरा वीक हमें जाना पड़ेगा। तो यस इसीलिए मैम वो ऑफ रखते हैं कि यही मतलब रोना एक है। गैप आ जाए अंदर। बस ठीक है फिर आपने मुझे जो है मैम वो ट्यूसडे और फ्राइडे को ही रख लें। ट्यूसडे और फ्राइडे की आपने फिर मुझे सारी टाइमिंग्स और डिटेल्स जो है वो बतानी है, सेकंड, ओके थर्ड और मैम। 5th स्लॉट की। मैम ठीक है थर्ड में तो ओके सब मैम। बिजी है, हाफ का रीजनल का फिर लेक्चर और हाफ का एनजीओ का। आपने मुझे सेकंड, 5th और 6th की जो है वो क्लैश बता देना है। ठीक है कितने ओके मैम। स्टूडेंट्स। ओके ओके मैम। यस मैम थैंक यू क्लास, थैंक यू ओके वेरी मैम। मच। थैंक यू सो ओके अल्लाह मच थैंक यू हाफिज। मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।